नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी पे, जहां हम आपको कक्षा 11वीं तथा 12वीं के जीव विज्ञान की सभी अध्यायों को हिंदी में पढ़ाते हैं तथा उनके नोट्स भी आपको हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कक्षा 11वीं तथा 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उनके नोट्स आपको हिंदी में चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि अभी जो है हम कक्षा 12वीं को पढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं में मैं आपको जीवों में जनन के बारे में बता रहा हूँ। जीवों में जनन क्या होते हैं, इनके अंदर मैंने आपको दो भाग पहले ही पढ़ा चुका है। ठीक है, तो भाग 1 को मैंने पढ़ा दिया है, भाग 2 को मैंने पढ़ा दिया। आज मैं आपको भाग 3 को पढ़ाऊंगा। तो पहले इस भाग को पढ़ने से पहले आप भाग 1 और 2 को पढ़ ले और समझ ले, जिससे कि आपको भाग 3 को पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, भाग 3 में हम देखते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में हम भाग 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं कब स्टार्ट होती है? तो जब कोई जीव परिपक्वता प्राप्त करता है तो वह लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ परिपक्वता प्राप्त करने का मतलब है जब कोई जीव शारीरिक रूप से हर तरीके से जनन करने के लिए तैयार होता है तो उसी को कहते हैं परिपक्वता प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो 3 घटनाएं घटित होती है। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात। ठीक है, निषेचन क्या होता है? तो निषेचन जो है जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और जब वो युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से संतान बनने तक की प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी देखते हैं निषेचन पूर्व। ठीक है, आप समझिए कि निषेचन किसको कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। ठीक है, और उससे जब युग्मनज बनता है और युग्मनज से संतान बनने तक की जो घटनाएं होती, जो इसके जो समय होता है उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई जीव परिपक्वता प्राप्त करता है तो वह लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी घटनाओं को प्रदर्शित करता है? तो निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है निषेचन पूर्व। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है? तो ये वो घटनाएं जो निषेचन की घटना से पहले घटित होती है। ठीक है, निषेचन की घटना से पहले घटित होती है का मतलब है कि जब युग्मनज बनता है तो उससे पहले क्या होता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन घटनाएं कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। युग्मनज बनने से पहले की घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये वो घटनाएं जो निषेचन की घटना से पहले घटित होती है। निषेचन पूर्व घटनाएं वो घटनाएं जो निषेचन घटना से पहले घटित होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत निषेचन के पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं होती है। इसके अंतर्गत निषेचन के पहले जो है, फर्टिलाइजेशन के पहले जो है 2 प्रमुख घटनाएं होती है। पहला युग्मक का निर्माण और युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन या युग्मक का निर्माण वही हो गया, किसी भी चीज का निर्माण होना, कोई भी चीज जब बनता है तो युग्मक का निर्माण। ठीक है, तो युग्मक जनन देखते हैं क्या है। युग्मक जनन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जीवों में युग्मक बनते हैं। ठीक है, युग्मक जनन क्या हो गया? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? युग्मक जनन कहेंगे। ठीक है, युग्मकों की श्रेणियां। जंतुओं में युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सम युग्मकी जिसको आइसोगैमस कहते हैं इंग्लिश में, असम युग्मकी जिसको एनाइसोगैमस कहते हैं, और विषम युग्मकी जिसको ऊगैमस कहते हैं। इन सब के बारे में हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सम युग्मकी क्या है? तो नर और मादा युग्मक आकार रूपात्मक रूप से समान होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक नर युग्मक है और ये एक मादा युग्मक है, ये दोनों जो है आकार में भी बराबर हैं। ठीक है, और रूप में भी बराबर, दिखने में भी एक जैसे हैं और आकार में भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? सब युग्मक कहेंगे। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं? शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। ठीक है, असम युग्मकी नर और मादा युग्मक का बाह्य आकार समान होगा, मतलब बाहरी रूप से ये समान दिखेंगे लेकिन रूपात्मक रूप से भिन्न होंगे। ठीक है, तथा दोनों में कसा भिक्य होगा। ठीक है, दोनों में क्या होंगे? कसा भिक्य होंगे। देखिए, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। बाह्य आकार मतलब बाहरी आकार तो इसका सेम है, मतलब एक जैसा है, लेकिन रूपात्मक रूप से ये भिन्न है। ठीक है, और दोनों में जो है कसा भिक्य होंगे। दोनों में क्या होंगे? कसा भिक्य होंगे। इसको हम लोग कसा भिक्य कहते हैं। देखिए, ये जो पीछे से निकला हुआ है ना, ये इसको कसा भिक्य कहते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? तो उदाहरण है इसका क्लेडोमाइनस ब्रूनी। ठीक है, अब देखिए विषम युग्मकी।
विषम युग्मक की क्या होता है, नर और मादा युग्मक दोनों भिन्न होंगे, नर और मादा युग्मक दोनों भिन्न होंगे। नर और मादा युग्मक ना तो वायाकार में समान होंगे ना ही रूपात्मक रूप से समान होंगे, दोनों क्या होंगे, वायाकार में भी भिन्न होंगे और रूपात्मक रूप से भी भिन्न होंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, विषम युग्मक ही कहेंगे। ये किस में पाए जाते हैं, देखिए स्तनधारियों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं युग्मकों के निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। युग्मकों के निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इनके बारे में मैंने आपको बताया है पहले, ठीक है। चलिए, अगुणित जीव, इनका युग्मक सदैव अगुणित होता है तो समसूत्री विभाजन होता है। अगुणित जीव जो होते हैं इनके अंदर जो क्या होता है, इनके अंदर क्या होगा, इनका युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मोनेरा हो गया, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है। इसमें जैसे अगुणित जीव मतलब हो गया कि जैसे देखिए ये है, ये जो है युग्मक, ये भी वही एन है और ये भी युग्मक एन है, मतलब इसमें भी एक जितना क्रोमोसोम इसमें, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एक युग्मनज बनाएगा। जब दोनों आपस में संलयन करेगा तो युग्मनज बनाएगा। तो ये क्या हो गया, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो दोनों में जो है बराबर ही क्या होगा, युग्मक में क्रोमोसोम का संख्या होगा, द्विगुणित। उनके पास अगुणित युग्मक होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनके पास क्या होता है, अगुणित युग्मक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जैसे उदाहरण शुक्राणुजन, इसको मैंने आपको देखिए यहां देखिए, जैसे ये हम लोगों में होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ठीक है। नर के अंदर कितना होता है, क्रोमोसोम का संख्या 46 होता है। नर के सेल के अंदर क्रोमोसोम का संख्या 46 होता है, लेकिन जब ये युग्मक बनता है तो उसमें 23 होता है। और मादा में भी वही होता है, तो मादा से भी जब युग्मक बना 23, तो ये क्या हो गया, पहले 2n था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, n में हो गया, ठीक है। तो हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड था, फिर ये हैप्लॉइड में बदल गया, तो एन में हो गया। तो ये किसके थ्रू हुआ, अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर होता है, तब ये एन हो जाता है, ठीक। देखिए अब ये एन मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा, मतलब युग्मनज बनाएगा, जो पूरा 2n बन जाएगा, मतलब 46 का 46 क्रोमोसोम आ जाएगा इसका। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिप्लॉइड कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे, ठीक है। उदाहरण शुक्राणुजन। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, यह परिपक्व युग्मकों को एक दूसरे की ओर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो सके। युग्मक स्थानांतरण किसको कहते हैं, या परिपक्व युग्मकों, मतलब जो युग्मक पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निषेचन प्रक्रिया मतलब युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो सके, ठीक है। तो कुछ जीवों में नर और मादा युग्मक गतिशील होते हैं, जैसे उदाहरण शैवाल और कबक। कुछ जीवों में जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मक जो होता है गतिशील होते हैं, ठीक है। तो जैसे शैवाल और कबक, ठीक है। कई जीवों में जो होता है नर युग्मक गतिमान होता है लेकिन मादा युग्मक गतिमान नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुछ जीवों में जो है नर युग्मक गतिमान होता है, ठीक है। नर युग्मक एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं लेकिन मादा युग्मक जो है एक ही जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण स्तनधारी, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग के अंदर क्या है, नर का जो युग्मक है वो गतिमान होता है लेकिन मादा का युग्मक जो होता है वो गतिमान नहीं होता है। तो नर का युग्मक मादा युग्मक के पास, ठीक है, युग्मक स्थान। कुछ जीवों में नर और मादा युग्मक गतिशील होते हैं, ठीक है। कई जीवों में नर युग्मक गतिमान होता है लेकिन मादा युग्मक गतिमान नहीं होता। नर युग्मक गतिमान होता है, मतलब नर युग्मक जो होगा वो गतिमान होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन मादा युग्मक एक ही जगह रहेगा। जैसे हम लोगों में क्या है, नर युग्मक जो है वो गतिमान होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन मादा युग्मक एक ही जगह रहता है। तो नर युग्मक जब मादा युग्मक के पास जाता है तब वो क्या होता है, निषेचन करता है, ठीक है। जैसे स्तनधारी। अब देखते हैं निषेचन। नर और मादा युग्मक का संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, ठीक है। नर और मादा युग्मक के संलयन होने की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं जिसको, ठीक है। निषेचन के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि नर और मादा युग्मक का संलयित होता है, जब नर और मादा संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन घटना दो प्रकार की होती है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। तो देखते हैं हम बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं। यह निषेचन प्राणियों के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। यह निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, प्राणियों के शरीर के बाहर होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, दोनों क्या करता है, युग्मक को छोड़ता है, युग्मक को बाहर छोड़ता है। नर अपना युग्मक बाहर निकाला, मादा अपना युग्मक बाहर निकाला, और दोनों जो है बाहर में एक दूसरे से मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है मतलब समझे, निषेचन की प्रक्रिया का जो मतलब रेट होता है, निषेचन की प्रक्रिया होने का जो संभावना होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये किन जीवों में होता है? तो ये जलीय जंतु में होता है। ठीक है, लेकिन आंतरिक निषेचन में क्या होता है? यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, प्राणियों के शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? निषेचन होने का जो संभावना है, निषेचन होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये किसमें होता है? स्तनधारियों में होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों के में होता है शरीर के अंदर होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों शरीर के अंदर मिलते हैं और शरीर के अंदर ही युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाह्य निषेचन करते हैं उनके अंदर क्या होता है? नर अपना युग्मक बाहर छोड़ते हैं, मादा अपनी युग्मक बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ देते हैं पानी में, और वो दोनों जैसे होता है मिलते हैं। बहुत सारे युग्मक जो बाहर ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिलते हैं और युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है उनकी ठीक है संभावना, निषेचन संभावनाएं बहुत कम रहती है। लेकिन जो आंतरिक निषेचन होती है इसमें निषेचन की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं निषेचन के पश्चात। निषेचन के पश्चात क्या होती है? युग्मनज के बनने के बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन के पश्चात की घटना कहते हैं। ठीक है, युग्मनज जब बन जाता है उसके बाद की जो घटनाएं होती है उसको निषेचन के पश्चात की घटनाएं कहते हैं। निषेचन के पश्चात की दो प्रमुख घटनाएं हैं। युग्मनज विकास या दो क्रमिक पीढ़ियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी जो पीढ़ी से पीढ़ी तक ठीक है निरंतर सुनिश्चित करता है। युग्मनज विकास क्या है? तो यह दो क्रमिक पीढ़ियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक नियंत्रित सुरक्षित करता है। ठीक है, अब भ्रूणोद्भाव। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है जो भ्रूणोद्भाव कहलाता है। ठीक है, भ्रूणोद्भाव क्या है? युग्मनज विकसित होकर जब देखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है तो वो युग्मनज बनाता है, और जब युग्मनज विकसित होने लगता है ठीक है, युग्मनज विकसित होता है तो वो भ्रूण बनाता है। ठीक है, अब भ्रूण को क्या कहते हैं लोग? भ्रूणद्रव कहलाता है वो। ठीक है, युग्मनज का विकास जब शरीर के बाहर होता है तो उसे अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे जब युग्मनज शरीर के अंदर विकसित होता है तो उसे सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। आज हमारा ये अध्याय जो है 12वीं की कक्षा 12वीं के अध्याय 1 यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद हम अध्याय 2 को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं पे कक्षा 12वीं के अध्याय 1 समाप्त होती है। ठीक है, आप यहाँ तक के नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से जो मैंने समझाया आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये क्लास अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे द्वारा दिया गया नोट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर कोई सुझाव देना हो हमें या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सुझाव देना तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको कुछ लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी पढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए, मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस तरह से सुधार करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियो बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसी वीडियो बना के आपको दूंगा, ऐसे ऐसे नोट्स आपको बना के दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।